सुबह की सुहानी धूप नए जंगल के विशाल पेड़ों पर बिखर रही थी, लेकिन इस सुंदर दृश्य के बीच भी रानो चिड़िया और उसकी छोटी बेटी गुड़िया के दिलों में भारी उदासी छाई हुई थी। रात आए भयानक तूफान ने उनका पुराना घोंसला पूरी तरह तबाही के हवाले कर दिया था। बेघर होकर वे दोनों उड़ते उड़ते इस अनजान और विशाल जंगल के मुहाने पर आकर रुकी थी। गुड़िया के नन्हे पंख थक कर चूर हो चुके थे। वह एक निजी डाल पर उतरकर हाँफने लगी। मम्मा, मेरे पंख बहुत दर्द कर रहे हैं। क्या हम थोड़ा सा आराम कर सकते हैं? और मम्मा, क्या इस नए जंगल में हमें अपने पुराने घर जैसा कोई ठिकाना मिल पाएगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरते नहीं है मेरी बच्ची, हिम्मत हार जाओगी तो मुश्किल आसान कैसे होगी। ये जंगल बहुत हरा भरा और सुरक्षित दिखता है। तुम जरा इस बरगद के पेड़ की ठंडी छांव में बैठो। मैं जरा आसपास उड़कर किसी बड़े बुजुर्ग पक्षी से पता करती हूँ कि घर बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ और घास कहाँ मिलेंगी। लेकिन मम्मा, क्या हम बिना सूखी लकड़ियों और तिनकों के घर नहीं बना सकते? तिनके ढूंढने में बहुत समय लगता है। नहीं बेटी, बिना मजबूत लकड़ी और तिनकों के घर कैसे टिकेगा? अगर केवल पत्तों को रखकर घर बनाएंगी तो आंधी का पहला झोंका ही उसे उड़ा ले जाएगा। तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। रानो चिड़िया हवा में उड़ी और जंगल के बीचों बीच स्थित एक पुराने पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ी। वहाँ डाल पर एक बूढ़ी फाख्ता आंखें मूंदे आराम कर रही थी। रानो बहुत ही अदब और नम्रता के साथ उसके पास जाकर बैठी। प्रणाम माँ जी, मैं इस जंगल में बिल्कुल नई आई हूँ। मेरे साथ मेरी नन्ही बच्ची भी है। कल रात तूफान में हमारा घोंसला टूट गया। क्या आप कृपा करके बता सकती हैं कि इस जंगल में सूखी लकड़ियाँ और तिनके कहाँ मिलेंगे? अरे बेटी, तुम गलत जंगल में आ गई हो। ये जंगल तो साल के 12 महीने हरा भरा और गीला रहता है। यहाँ तुम्हें सूखी लकड़ियाँ कहीं नहीं मिलेंगी। अगर सूखी लकड़ियाँ चाहिए तो तुम्हें पहाड़ी के उस पार वाले सूखे जंगल में जाना होगा। हे भगवान, पहाड़ी के पार जाना तो बहुत खतरनाक है। उतनी दूर उड़ते उड़ते मेरी नन्ही बच्ची थक जाएगी और रास्ते में चील या बाज का खतरा अलग है। मैं अकेली इतनी बड़ी आफत कैसे झेलूंगी? बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, मैं कोई और रास्ता निकालती हूँ। रानो वापस अपनी बेटी के पास पहुँची। दोनों बेघर माँ बेटी आश्रय की तलाश में जंगल में यहाँ वहाँ भटकने लगी। तभी रानो की नजर एक ऊंचे नारियल के पेड़ पर पड़ी, जिस पर हरे और बड़े नारियल लटके हुए थे। देखो गुड़िया बेटी, वह नारियल का पेड़ देखो। क्यों ना हम किसी नारियल को अंदर से खाली करके अपना घर बना ले। उसका छिलका बहुत सख्त होता है, बारिश की एक बूंद भी अंदर नहीं आएगी। वाह मम्मा, ये तो बहुत बढ़िया विचार है। चलिए जल्दी चलते हैं। दोनों उड़कर नारियल पर पहुंची। अपनी तीखी चोंच से गुड़िया ने नारियल के ऊपरी हिस्से में छेद कर दिया। उसने अंदर का मीठा पानी पिया और खुश होकर अंदर बैठ गई। मम्मा मम्मा, अंदर आइए ना, यहाँ तो बहुत नजारा है। एकदम गुफा जैसा लगता है। अरे बेटी, यह तो केवल तुम्हारे बैठने भर की जगह है। मेरे लिए तो इसमें जरा भी जगह नहीं बची। खैर कोई बात नहीं, आज रात तुम अंदर सो जाना, मैं बाहर पहरा दे दूंगी। रात जैसे तैसे गुजरी, लेकिन अगली ही सुबह भोजन की तलाश में घूमते हुए कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी उसी नारियल के पेड़ पर आ पहुँचे। काव काव। ओहो गोरी, जरा देखो तो सामने, कितना ताजा और रसीला नारियल लटक रहा है। आज का नाश्ता तो यही बनेगा। हाँ हाँ कालू जी, देर किस बात की? अपनी तेज चोंच मारो और इसे फोड़कर खा लो। जैसे ही कालू कौवे ने नारियल पर जोरदार चोंच मारी, अंदर भी गुड़िया डर के मारे चीख उठी। मम्मा मम्मा, बचाओ, कोई हमारे घर को तोड़ रहा है। कालू भैया रुको, ये क्या कर रहे हो? इसमें चोंच मत मारो, यह मेरी बेटी और मेरा घर है। काव काव काव। घर? अरे ओ बेवकूफ चिड़िया, फल खाने के लिए होते हैं या रहने के लिए? ये नारियल हमारा भोजन है। अगर तुम्हें घर बनाना है तो जाओ किसी झाड़ी में तिनके चुनकर बनाओ, हम तो इसे खा कर ही रहेंगे। कालू और गोरी जोर जोर से नारियल पर हमला करने लगे। बेबस होकर रानो अपनी रोती हुई बेटी को साथ लेकर वहाँ से उड़ गई। इसके बाद ले पहाड़ों के पास स्थित एक बड़े संतरे के पेड़ पर पहुँची और एक अनार को खाली करके रहने लगी। लेकिन शाम होते ही वहाँ मिट्ठू तोता आ पहुँचा। ए चिड़िया,
बाहर निकलो इस संतरे से। ये तोता परिवार का बगीचा है और जंगल के सारे रसीले संतरे सिर्फ तोते खाते हैं। तोते भैया, हम बेघर हैं। हमने तो इसे अंदर से खाकर खाली कर दिया है। अब बस छिलका बचा है, हमें रात बिताने दीजिए। छिलका हो या गुदा, फल सिर्फ पक्षियों के खाने के लिए होते हैं। तुम चिड़िया फल फूल बिगाड़ कर पूरे जंगल का माहौल खराब कर रही हो। सीधे सीधे बाहर निकलती हो या मैं अभी चील को बुलाऊं? डर के मारे रानो और गुड़िया संतरे से भी बाहर निकल आईं। रात गहरा चुकी थी, हवा में जबरदस्त ठंड थी। दोनों माँ बेटी एक सूखी टहनी पर बैठी ठंड से कांप रही थी। मम्मा, सब लोग हमसे हमारा घर क्यों छीन लेते हैं? कौवे ने नारियल छीन लिया, तोते ने अनार छीन लिया। क्या इस जंगल में हमारे लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हमें कोई तंग न करे? बेटी, फल कभी स्थायी घर नहीं बन सकते क्योंकि वे दूसरों का पेट भरने के लिए होते हैं। लेकिन उदास मत हो, कल सुबह हम एक ऐसा अनोखा घर बनाएंगी जिसे ना तो कोई खा पाएगा, ना कोई तोड़ पाएगा और ना ही कोई छीन सकेगा। अगली सुबह जब लालिमा छाई तो रानो अपनी बेटी को लेकर जंगल के एक बेहद खास और मनमोहक कोने में ले गई। ये कोना लाल, गुलाबी और घने गुलाब की झाड़ियों से पटा हुआ था। हवा में गुलाब की भीनी भीनी खुशबू घुली हुई थी। वाह मम्मा, यहाँ तो कितने सारे लाल और गुलाबी गुलाब खिले हैं। लेकिन यहाँ घर कैसे बनेगा? इन झाड़ियों में तो बहुत सारे तीखे कांटे हैं। हाँ बेटी, यही कांटे तो हमारी रक्षा करेंगे। जब मैं छोटी थी तब तुम्हारी नानी ने मुझे सिखाया था कि गुलाब की पंखुड़ियाँ जितनी कोमल होती हैं, उसकी टहनियाँ उतनी ही कठोर और मजबूत होती हैं। और उसे इन कांटों के बीच सुरक्षित कर दें तो कांटों के डर से कोई भी शिकारी या कौवा हमारे पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। मम्मा, ये तो सबसे अनोखा विचार है। रानो चिड़िया का गुलाब का घर सुनने में कितना प्यारा लगता है। तो चलो काम पर लग जाओ। तुम झील के किनारे से छोटी छोटी सूखी घास और नर्म रेशे ले आओ। मैं यहाँ जमीन पर गिरी ताजी गुलाब की पंखुड़ियों को इकट्ठा करके टहनियों का ढांचा तैयार करती हूँ। दिन भर दोनों माँ बेटी ने जी तोड़ मेहनत की। शाम ढलते ढलते गुलाब की पत्तियों और फूलों पंखुड़ियों से बना एक अद्भुत खुशबूदार और सुरक्षित घर बनकर तैयार हो गया। अरे वाह मम्मा, ये तो किसी राजकुमारी के महल जैसा है। अंदर कितनी नर्म पंखुड़ियाँ हैं और पूरे घर से गुलाब की कितनी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। अब हमें कोई यहाँ से नहीं भगा पाएगा। लेकिन जैसे ही सूरज ढला, अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। नीले गगन पर काले भयावह तूफानी बादल उमड़ने लगे, बिजली कड़कने लगी और तेज बर्फीली हवाएं चलने लगी। मम्मा, मम्मा, देखो कितना भयानक तूफान आ रहा है। पेड़ कैसे झूम रहे हैं। क्या हमारा गुलाब का घर टिक पाएगा? डरो मत गुड़िया, इस घर की नींव में हमारी मेहनत, बुद्धिमत्ता और प्यार है। ये घर गुलाब की कठोर टहनियों और कांटों के बीच मजबूती से बंधा हुआ है। चलो अंदर चलो और शांति से बैठो। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें छतों पर गोलियों की तरह बरस रही थी। तेज आंधी से जंगल के कई पक्षियों के तिनकों के बने घोंसले उजड़कर हवा में उड़। कालू कव्वे और गोरी कव्वी का घोंसला भी पल भर में बिखर गया। दोनों कव्वे बारिश में पूरी तरह भीगकर ठंड से थर थर कांपने लगे। कालू जी, हमारा तो सब कुछ उजड़ गया। इतनी आंधी और बारिश में हम कहाँ जाएंगे? हम तो ठंड से अकड़कर मर जाएंगे। गोरी, वो देखो, उस गुलाब की झाड़ी के बीच में से लाल रोशनी चमक रही है और भीनी भीनी खुशबू आ रही है। वो चिड़िया वही रहती है। चलो वहीं चलकर दया की भीख मांगते हैं, वरना आज हमारी आखिरी रात होगी। दोनों कव्वे भीगते और गिरते पड़ते रानो के गुलाब के घर के बाहर पहुँचे, लेकिन चारों तरफ फैले तीखे कांटों के कारण वे सीधे अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर पाए। काओ काओ, चिड़िया बहन, ओ चिड़िया बहन, जरा दरवाजा खोलो, हमारी बात सुनो। कालू भैया, तुम इस तूफान में यहाँ क्या कर रहे हो? क्या अब तुम्हें मेरे घर की ये गुलाब की पंखुड़ियाँ और पत्ते भी खाने हैं? नहीं नहीं रानो बहन, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। हमने तुमसे तुम्हारा नारियल का घर छीना।
अनार का घर छीना, लेकिन आज कुदरत ने हमें सजा दे दी है। हमारा घोंसला टूट गया है, हम ठंड से मर रहे हैं। कृपया हमें अपने इस सुंदर और सुरक्षित गुलाब के घर में जरा सी जगह दे दो। हाँ रानो बहन, हम पर तरस खाओ। तुम्हारी मेहनत का घर ही आज इस तूफान को झेल पा रहा है। हमें अपने किए पर बहुत पछतावा है। मम्मा, ये तो बहुत बीत गए हैं। क्या हम इन्हें अंदर बुला लें? कालू भैया, गोरी भाभी, सच्चे पक्षी का धर्म मुसीबत के वक्त अपने दुश्मन की भी मदद करना होता है। दुश्मनी भूल जाओ। आइए, बाई तरफ से धीरे धीरे अंदर आ जाइए, उधर कांटे नहीं हैं। रानो ने एक सुरक्षित रास्ते से दोनों कौवों को घर के अंदर बुला लिया। अंदर पहुंचते ही सूखी, गरम और गुलाब की महक से भरी जगह पाकर दोनों कौवों की जान में जान आई। रानो बहन, तुम्हारा दिल इस गुलाब के घर से भी कहीं ज्यादा बड़ा और खूबसूरत है। हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने हमारी जान बचाई। हम ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तूफान पूरी तरह थम चुका था। सुनहरी धूप खिले हुए गुलाब के फूलों और ओस की बूंदों पर पड़ रही थी, जिससे रानो का गुलाब का घर किसी जादुई महल जैसा जगमगा रहा था। जंगल के अन्य पक्षी, मिट्ठू तोता, कबूतर और बूरी फाख्ता भी रानो का ये अनोखा घर देखने पहुँचे। रानो बहन, मुझे भी माफ कर देना। मैंने तुम्हें अपने अनार के पेड़ से भगाया था, लेकिन आज तुम्हारी बुद्धिमत्ता देखकर मेरा सिर झुक गया है। ऐसा सुंदर, सुगंधित और सुरक्षित घर पूरे जंगल में किसी का नहीं है। दोस्तों, घर सिर्फ लकड़ी, तिनकों या फलों से नहीं बनता। घर बनता है धैर्य, बुद्धि, कड़ी मेहनत और प्यार से। अगर हम मुसीबत के वक्त घबराने के बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, तो कांटों के बीच भी एक सुंदर आशियाना बनाया जा सकता है। और हमारा गुलाब का घर दुनिया का सबसे प्यारा घर है। सब पक्षियों ने रानो की समझदारी और दयालुता की ताली बजाकर तारीफ की। कालू कौवे और तोते ने वादा किया कि वे फिर कभी किसी बेघर पक्षी को तंग नहीं करेंगे। और इस तरह रानो चिड़िया और उसकी नन्ही बेटी गुड़िया अपने महकते, सुंदर और सुरक्षित गुलाब का घर में खुशी खुशी रहने लगीं। जंगल के मुहाने पर दोपहर का वक्त था। सूरज की किरणें पत्तों से छनकर नीचे आ रही थीं। जग्गू कौवा अपने दोस्तों के साथ पक्षियों की बस्ती के ठीक बीचों बीच क्रिकेट खेल रहा था। पास ही रानो चिड़िया की नन्ही बेटी गुड़िया खेल रही थी। जग्गू जोर जोर से बल्ला घुमा रहा था, जिससे बॉल कई बार दूसरों के घोंसलों के बेहद करीब से गुजर रही थी। जग्गू भाई, ये तो गलत है। आप घरों के इतने पास क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? अगर किसी के घर की खिड़की पर बॉल लग गई तो कांच टूट जाएगा और आपकी अच्छी खासी पिटाई होगी। अरे हट गुड़िया, तुम हर वक्त हमारे खेल में टांग अड़ाने आ जाती हो। ये तो गलत है, ये तो गलत है। हम तो यहीं खेलेंगे, जिसे जो करना है कर ले। जग्गू की बात सुनकर उसके दोस्त भी जोर जोर से हंसने लगे। जग्गू ने गुड़िया की चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और पूरे जोर से बल्ले से शॉट लगाया। गेंद हवा में तैरती हुई सीधी मिट्ठू तोते के घर की कांच की खिड़की पर जाकर धड़ाम से लगी। कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए। शरारती बच्चों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर का कांच तोड़ने की? रुको तुम लोग, आज मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। तोता उड़ कर आता है और जग्गू के हाथों से उसका बल्ला झपट लेता है। जग्गू डर कर रोता हुआ अपनी माँ गोरी कवि के पास दौड़ता है। मम्मा, मम्मा, तोते अंकल ने मेरा बैट छीन लिया। आप चलकर उनसे मेरा बैट वापस दिलवाओ ना। जग्गू, मैंने तुमसे 100 बार कहा है कि घरों के पास क्रिकेट मत खेला करो। अब मैं किस मुंह से मिट्ठू के पास जाऊं? गोरी कव्वी बेबस होकर रानो चिड़िया के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। रानो चिड़िया और गोरी कव्वी दोनों मिलकर मिट्ठू तोते के पास पहुंचती हैं। मिट्ठू भाई साहब, जग्गू रो रो कर बुरा हाल कर रहा है। मैं आपके घर की खिड़की का नया कांच लगवा दूंगी। आप कृपया उसका बैट वापस दे दीजिए। गोरी बहन, बात खिड़की के हर जाने की नहीं है। मुझे डर है कि कहीं किसी छोटे बच्चे को चोट ना लग जाए। उस दिन इसकी बॉल कबूतर के घोंसले में जाकर गिरी थी। उसका अंडा फूटते फूटते बचा था।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मिट्ठू भैया, लेकिन जग्गू ने इस बार कान पकड़ कर वादा किया है कि वो फिर कभी घरों के पास नहीं खेलेगा। एक बार माफ कर दीजिए। रानो चिड़िया की बात मानकर मिट्ठू तोता जग्गू का बैट वापस लौटा देता है, लेकिन जग्गू की शरारतें यही नहीं रुकती। 2 दिन बाद जग्गू को अपनी नई चमचमाती साइकिल मिल जाती है। वो पगडंडी पर बहुत तेज रफ्तार से साइकिल भगाने लगता है। हवा से बातें करते हुए वो बिना आगे पीछे देखे पैडल मार रहा था। तभी रास्ते में गुड़िया खड़ी दिखती है। जग्गू भाई रुको रुको, इतनी तेज साइकिल मत चलाओ। रास्ते में कोई आ गया तो टक्कर लग जाएगी या आप खुद गिर जाओगे। तुम फिर आ गई मुझे सिखाने। तुम जब भी कुछ बोलती हो अशुभ ही होता है। तुम मुझसे बात ही मत किया करो। मैं तो ऐसे ही तेज साइकिल चलाऊंगा। मैं गलत काम करने से रोकती हूँ, इसलिए आपको बुरा लगता है। जग्गू ने गुड़िया की बात नहीं सुनी और साइकिल की रफ्तार और बढ़ा दी। अभी वो थोड़ी ही दूर गया था कि मोड़ पर बूढ़ी फाख्ता आराम से दाना चुग रही थी। जग्गू का साइकिल पर से नियंत्रण हट गया और साइकिल सीधी बूढ़ी फाख्ता से जा टकराई। अरे बाप रे, मार दिया। इस शरारती कौवे ने मुझे कुचल दिया। मेरा पंख टूट गया। कोई मदद करो। मम्मा, मेरी टांग टूट गई, बचाओ। कबूतर भागकर डॉक्टर बुलबुल को बुला लाता है। बुलबुल आकर पहले बूढ़ी फाख्ता की पट्टियां बांधती है और फिर जग्गू की टांग पर पट्टी लपेटती है। जग्गू बेटा, हर वक्त शरारत करना अच्छी बात नहीं है। आज तुम्हारी वजह से बूढ़ी फाख्ता घायल हो गई और तुम्हें भी चोट लगी। अगर अब फिर तेज साइकिल चलाई तो टांग का प्लास्टर करना पड़ेगा। सॉरी अंकल, अब मैं आहिस्ता ही चलाऊंगा। कुछ दिनों में जग्गू की टांग ठीक हो जाती है। एक दिन जग्गू की नानो उनके घर आती हैं और बाजार चलने को कहती हैं, लेकिन जग्गू मना करके अपने दोस्तों के साथ केले खाने बगीचे में चला जाता है। केले खाकर वो छिलकों को सीधे मुख्य पगडंडी पर फेंकने लगता है। जग्गू भाई, ये तो बहुत गलत बात है। केले के छिलके रास्ते में क्यों फेंक रहे हैं? अगर कोई बूढ़ा पक्षी यहाँ से गुजरा तो फिसल कर गिर जाएगा। फेंकूंगा, मैं तो रास्ते में ही फेंकूंगा। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? गुड़िया चुपचाप रास्ते से छिलके उठाकर झाड़ियों में फेंक देती है और चली जाती है। लेकिन जग्गू दोबारा केले खाकर छिलके वही रास्ते के बीचों बीच बिखेर देता है। थोड़ी देर बाद जग्गू की नानो उसी रास्ते से दाना ढूंढती हुई आ रही थी। धूप तेज थी और वे थकी हुई थी। अचानक उनका पाँव जग्गू के फेंके हुए केले के छिलके पर पड़ता है। हाय दया, मैं गिर गई। मेरी पीठ टूट गई। कोई मुझे उठाओ। उसी वक्त वहाँ से गोरी कौवी गुजर रही होती है। वो दौड़कर अपनी माँ को सहारा देकर उठाती है। माँ जी, ये क्या हुआ? आपको किसने गिरा दिया? किसी नीच और शरारती पक्षी ने रास्ते में केले के छिलके फेंके थे। मेरा पाँव फिसल गया और पीठ में जबरदस्त चोट आ गई। गोरी कौवी अपनी माँ को घर लाती है और पीठ पर बाम लगाने लगती है। जग्गू कोने में बैठा ये सब देख रहा था। उसे तुरंत गुड़िया की कही बात याद आती है। अगर कोई बुरा पक्षी यहाँ से गुजरा तो फिसलकर गिर जाएगा। नानो, मुझे माफ कर दो। आपकी चोट मेरी वजह से ही आई है। मैंने ही रास्ते में छिलके फेंके थे। गुड़िया ने मुझे मना भी किया था, लेकिन मैंने उससे लड़ाई कर ली। देखा जग्गू, तुम्हारी शरारत का अंजाम। आज तुम्हारी ही नानो तुम्हारी इस गलत आदत की वजह से चोटिल हो गई। मम्मा, नानो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। गुड़िया मुझे हमेशा गलत काम करने से रोकती थी और मैं उसी पर गुस्सा करता था। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी कोई शरारत नहीं करूँगा और हमेशा सही बात मानूंगा। जग्गू रोते हुए अपनी नानो से गले मिलता है। नानो उसे माफ कर देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर कोई दोस्त या शुभचिंतक हमें किसी गलत काम या शरारत से रोके तो उसकी बात पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गलत काम और लापरवाही का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। मिलेगा तो मैं शादी में नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी।
जाऊंगी। गुड़िया चिड़िया रोते हुए घोंसले के कोने में जाकर बैठ जाती है और मुंह फेर लेती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी के रोने से बहुत दुखी हो जाती है। वह बक्से के पास जाती है और पुराने कपड़ों में ढूंढने लगती है कि शायद कुछ मिल जाए। बक्से के सबसे निचले हिस्से में उसे अपना शादी का एक पुराना फीके रंग का सूती दुपट्टा मिलता है। उस दुपट्टे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था और वो बहुत ही साधारण लग रहा था। इस फीके दुपट्टे को पहनकर अगर मेरी बच्ची जाएगी तो सब उस पर हंसेंगे, लेकिन मेरे पास नया कपड़ा खरीदने के पैसे भी तो नहीं हैं। हे भगवान, मैं अपनी कला से ऐसा क्या करूं कि ये बेजा